Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friend, आप लोगों ने देखा कि मैंने फिजिक्स के लाइट को मैंने आपसे बोला था कि मैं 4 पार्ट में इसको आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले पार्ट में आपने देखा मैंने स्नेल्स लॉ बताया और लाइट को मिरर पर कैसे लिया जाता है, लाइट को लेंस पर कैसे लिया जाता है, ये मैंने आपको बताया। और टाइप्स ऑफ लेंस क्या हैं, लेंस के प्रकार कितने होते हैं, ये मैंने आपको बताया। और इसके स्थिति के बारे में अवगत मैंने कहा इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, जैसे जो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई, और इस तरह से फोकस दूरी आपको निकालना 1/f = 1/v + 1/u, इस तरह से करके आप निकालते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा और मैंने आपको बताया। ये लाइट के विषय में रहा और लाइट के विषय में मैंने आपको 2 मीडियम भी बताया था। एक बताया था कि रेयर मीडियम होता है, एक बताया था कि डेंसर मीडियम होता है। माय डियर फ्रेंड, रेयर मीडियम उसे कहा जाएगा जहां पर माध्यम के कण जो है वो पास होते हो, दूर होते हो। तो माध्यम के कण जब दूर होंगे तो उस माध्यम को विरल माध्यम बोला जाएगा। और डेंसर मीडियम उसे कहा जाता है जहां पर माध्यम के कण पास होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस जो है एयर जो है वो रेयर मीडियम है, और एयर से जब कोई लाइट इंटर करती है, ग्लास स्लैब में इंटर करेगी या किसी ग्लास में इंटर करेगी या वाटर में इंटर करेगी, तो लाइट जो ट्रेवल करती है तो वहां का मीडियम जो है वो डेंसर हो जाएगा। जब लाइट कोई जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो अपने अभिलंब की तरफ जो है वो झुक जाती है। और इसी के विषय मैंने आपको बताया था, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करेगी, एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में जाएगी, तो अपने अभिलंब से वो दूर हट जाती है। इन्हीं पॉइंट्स को आधार मान करके आज मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर। माय डियर फ्रेंड, स्फेरिकल मिरर 2 होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। मैं मिरर की बात कर रहा हूं, लेंस की नहीं, लेंस इसके बाद का टॉपिक आएगा। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर माने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आइए सबसे पहले आज हम आपको एक जो है कॉनकेव मिरर के विषय में डिस्कस किया जाए। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वेयर आर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, और फिर बताएंगे इमेज का फॉर्मेशन कहां कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को लेंगे और इमेज को लेंगे। ये हमारे सेकंड पॉइंट में लेंस और ये मिरर दोनों मैं आपको बताऊंगा ये सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में इन सभी के फार्मूले बताऊंगा, और फोर्थ पार्ट में जो है तब मैं आपको सीधा जो है इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं। मेरे 4 पार्ट के स्टेप हैं, तो आप मेरा सेकंड पार्ट देखिएगा। तो सेकंड पार्ट में हम पहले आपको बताने चल रहे हैं कि मिरर में, कॉनकेव मिरर में किस तरह से लेंस को, मिरर को कहां पर रखा जाएगा और उसकी इमेज कहां पर कैलकुलेट होगी। माय डियर फ्रेंड, मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या होता है कि मिरर के एक साइड पर पॉलिश होती है और लेंस में किसी भी साइड में पॉलिश नहीं होता है। जिस साइड पर पॉलिश होती है रिफ्लेक्शन उसी साइड से होगा, इसीलिए मिरर में सदैव रिफ्लेक्शन होता है, और जो ग्लास में या जो कहा जाए शीशे में या लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। तो आज आप रिफ्लेक्शन से संबंधित जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बताने चल रहा हूं कि जो हमारा शीर्षक है वह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण द्वारा आप किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारा, गोलीय दर्पण मैंने 2 प्रकार का बताया, एक कॉनकेव बताया, एक कॉन्वेक्स बताया, एक को अवतल बताया, दूसरे को उत्तल बताया। तो अवतल में किस प्रकार से जो है, अवतल दर्पण में किस प्रकार से, आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में किस प्रकार से
ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए तो इमेज का कैलकुलेशन कहां पर होगा। माय डियर फ्रेंड, एक एक करके आइए हम आपको बताते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि आप सभी लोग पेन और पे जो है रफ लेकर के इसको बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे। देखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको हमेशा जो है स्केल लेना होगा और पेन लेना होगा। स्केल से आपको डिस्टेंस मेजर करनी होगी। ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर है या 2C पर है या एफ पर है या इन बिटवीन सी एंड एफ है या इन बिटवीन एफ एंड पी है, एफ एंड पी है। कहां पर ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पर ये फिगर को देखा जाए, यहां पर मैंने लिखा है एफ, यहां पर आप देखिएगा एक एक करके मैं डिस्कस करके चल रहा हूं। यहां पर ये लिखा गया एफ, अगर एफ लिखा गया तो यहां से लेकर के पी के बीच की पोल है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां से पी के सेंटर है और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में सी लिखा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सी और एफ, एफ और सी, इन दोनों में क्या रिलेशन है मैंने ऑलरेडी इसके पहले के अपने चैनल पर आप लोगों को बताया है कि अगर ये पूछा जाए Cp इक्वल टू क्या होता है, Cp इक्वल टू हो जाएगा, एक एफ इस साइड में होता है, एक एफ इस साइड में होता है, तो Cp इक्वल टू 2f। अगर ये Cp, ध्यान दीजिएगा, Cp इक्वल टू 2f है तो f इक्वल टू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड Cp/2। अर्थात फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या का आधा, हाफ। फोकल डिस्टेंस होती है वो Cp/2। तो ये हमारे फार्मूला यहां पर निकलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ये आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु कहां है, अनंत पर है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। आइए देखते हैं। जब मैंने कहा कि जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु को हमने इन्फिनिट पर ले लिया। माय डियर फ्रेंड, जब वस्तु ऑब्जेक्ट जो है आपका इन्फिनिट पर होगा, वो कितना लंबा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, वो आइए देखते हैं कि उसका वो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पर ले रहे हैं तो इमेज कहां कैलकुलेट हो रही है, और क्या ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिट पर है उसकी साइज से इमेज की साइज बड़ी है अथवा छोटी है, कौन सी कंडीशन में, किस कंडीशन में, इसको हम तभी जान सकते हैं जब इसको फिगर से हम मैच कराएं। आइए देखते हैं। यहां पर मैंने m2 m1 m2 करके मैंने जो है एक जो है अवतल दर्पण लिया है, कॉन्केव मिरर लिया है यहां पर, जिसका सेंटर हो गया P। इस सेंटर P को मैंने इसको पोल का नाम दिया। अब यहां पर ये F हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले आपको बताया है कि जो भी रेजेज, लाइट की रेजेज, जो भी लाइट की रेज हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस Cp के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर के चली जाएंगी। Cp के पैरेलल आएंगी, फोकस से होकर के चली जाएंगी, और जो रेस C से होकर के जाएगी आप देखिएगा उसी रास्ते से फिर वापस लौट जाती है। अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर से, प्रकाश से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने देखा कि जो है जो भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिविएशन नहीं होना है, किसी भी प्रकार का कोई डिविएशन नहीं होना है। यहां पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को ले रहा हूं तो यहां पर कोई डिविएशन नहीं होना है। और यहां पर अगर डिविएट करती लाइट, ध्यान दी, तो हमेशा ऑब्जेक्ट इनफिनिट फाइनाइट होता है। तो यहां पर ये जो है हमेशा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पॉइंट है, सेंटर है उसका, उसी सेंटर से अगर लाइट जाएगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिविएशन नहीं होगा। इन्हीं को बेस मानकर के ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये मैंने लिखा, जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज आल्सो अकर इन द इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। यहां से लाइट आ रही है, फोकस से होती हुई पहुंच गई यहां पर मिरर पर, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दूसरा मैंने क्या किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दिया इसको। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने निकाला इस तरह से, आप देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो है ये भी उसी रास्ते से निकल जाएगी, और दोनों एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर रहे हैं। जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं उसको हम इमेज बोलेंगे, यह होता है I और I डैश, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ओ डैश बोला जाएगा। कहीं पर ऑब्जेक्ट को ए बी लिखते हैं, कहीं पर ऑब्जेक्ट को ओ डैश लिखते हैं। माय डियर फ्रेंड, यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर। उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस। यदि वस्तु अनंत पर है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि यदि वस्तु अनंत पर है उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। नोट करिएगा, फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से काफी छोटा बनता है। ठीक, नोट किया आपने। यदि वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा,
वास्तविक बनेगा, वस्तु से काफी छोटा बनेगा। क्लियर हो गया? आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट रहा है, ये पहला पॉइंट रहा है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर डिस्कस किया जाए। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पर ले रहे हैं, जब वस्तु C अनंतता के बीच, माने C व अनंतता के बीच, अनंत और C के बीच में है, अनंत से आगे आ गई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, वह वस्तु अनंत से आगे आ गई। जब अनंत पर फिर फोकस पर इमेज कैलकुलेट हो रहा था, अब अनंत से आई और जो है C के बीच में आ गए, अनंत से और C के बीच में आई, इन्फिनिटी और C के बीच में ऑब्जेक्ट आया, इन्फिनिटी और C के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा तो माय डियर फ्रेंड, तब भी ऑब्जेक्ट की साइज सबसे बड़ी होगी। आइए देखते हैं, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की साइज सबसे बड़ी है, तो C और अनंतता के बीच यदि ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज देखिएगा। लाइट मैंने कहा पहले एक लाइट आप निकालेंगे जो यहाँ फोकस से होकर के जाएगी, और ये निकाल लिया आपने, ये C है, और यहाँ पर आपने लिया, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का, और यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो है फोकस होकर के निकल जा रही है। दूसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया है, C से लिया है, और C से मैंने बताया किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। C से किसी भी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होना है, तो यहाँ पर C से किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होगा। और यहाँ पर जो है इमेज का कैलकुलेशन हो रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो इमेज का कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इमेज छोटी बन रही है, बहुत ही छोटी। अभी तक तो इमेज छोटी बन रही थी, अभी इमेज छोटी बन रही है। यहाँ फोकस पर बन रही थी, यहाँ इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ध्यान दीजिएगा। इमेज जो है आई डैश या ए बी लिखा, ए डैश बी डैश लिखा गया, इसको हम आई डैश भी बोल सकते हैं, या इसको हम ए डैश बी डैश भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा, ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो होता है ए डैश बी डैश, या ए बी कह दीजिए या ओ कह दीजिए, ओ डैश कह दीजिए। तो ए ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ओ मींस ऑब्जेक्ट, आई मींस इमेज। तो यहाँ पर देखिएगा जब ऑब्जेक्ट आपका वो इनफाइनाइट और सी के बीच में हो, ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट और सी के बीच में हो, तो इमेज का कैलकुलेशन जो होता है कहाँ होता है, एफ और सी के बीच में। ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, इमेज सी और एफ के बीच में वस्तु से काफी छोटी, वास्तविक और उल्टा बनता है, अपोजिट बनेगा, रियल बनेगा, और स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का कैलकुलेशन, इमेज इज आल्सो फॉर द स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज आल्सो बिफोर ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से काफी छोटा बन रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से काफी छोटा बन रहा है, अर्थात सी और एफ के बीच में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से काफी छोटा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से काफी छोटा बनेगा। आइए देखते हैं, अब हम इस थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट को लिया मैंने, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अर्थात सी पर आ गई। यहां पर देखिए माय फ्रेंड, जब ऑब्जेक्ट जो है ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट ये कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है, सी पर है, तो इमेज का कैलकुलेशन आई डैश, इमेज का कैलकुलेशन जो होगा वो कहां पर होता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक लाइन लेते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये जो ओपी है या एक्सपी मान लिया जाए, या प्रिंसिपल एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल जो पोल पर जाकर के मिलती है, पोल उसे कहा जाता है जो कि दर्पण का मुख्य केंद्र होता है, उसको हम पोल का नाम देते हैं। तो जब यहाँ पर पोल पर है, तो यहाँ पर से लाइट इंटर कर रही है और लाइट जा रही है, और यहाँ पर मिरर से ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कॉनकेव मिरर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और सपोज दैट यहाँ पर थीटा एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो रही है, या आइगन एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पर ये सीधा आकर के आगे बढ़ जा रही है। दूसरा हमने लिया है फोकस से, क्योंकि सेंटर पर हमने रखा, ये सेंटर से आप नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पर लिया है, सेंटर से ही इमेज को यहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। दूसरा हम फोकस से निकाल रहे हैं, तो जो रेजेस फोकस से जाएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, जो रेजेस फोकस से जाएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए, देख सकते हैं यहां से ये रेजेस जो है फोकस से होकर के जा रही है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो माय डियर फ्रेंड, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए, इन्होंने इसको क्रॉस कहां किया, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था। अर्थात आप देख सकते हैं
यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज का कैलकुलेशन भी यहाँ पर हो रहा है, आई डैश का कैलकुलेशन यहाँ पर हो रहा है। अर्थात जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की इमेज का भी कैलकुलेशन हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला? मैंने बताया सारी दूरियों को मेजर करके, ऐसे नाप करके आप सारी डिस्टेंस को मेजर करके अगर आप बनाएंगे तो एक भी मिलीमीटर का डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर आपने मेजरमेंट में कहीं से कमी कर दिया, नापने में कहीं से आपने कमी कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर नापने में आपने कमी कर, मेजरमेंट में आपने कमी किया, एरर किया, तो इमेज में एरर आना स्वाभाविक है। अगर मेजरमेंट में 1 डिग्री का आपने भी इमेज किया, जो डिफेक्ट किया है 1 डिग्री का डिफेक्ट किया, तो इमेज में 2 डिग्री का डिफेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब इसका डबल डिफेक्ट हो जाता है, हम इसी डिफेक्ट को यहां से दूर करना चाहते हैं। इसीलिए जो भी पॉइंट लिया जाएगा वो स्केल की सहायता से लिया जाएगा, मेजर करके लिया जाएगा, और मेजर करने के बाद तब हम उसकी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखते हैं, ये हमने इमेज को, ऑब्जेक्ट को लिया है ओ डैश सी पर लिया है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहां से गया आई है और फोकस होकर निकल जा रही है, दूसरी इमेज फोकस होकर जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। जहां पर एक दूसरे को काट दे रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहीं से इसको हमने ऊपर बढ़ाया, ओ और जो है ओ से यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जहां पर है, ठीक उसी के नीचे देख रहे हैं आई डैश बन रहा है। अर्थात ये ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे। इसका उत्तर आप लिखेंगे, रिजल्ट इसका लिखेंगे क्या आया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिंपली अकर टू द ऑप्टिक सेंटर, जो वक्रता केंद्र पर, सॉरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तो इमेज का कैलकुलेशन कहां होगा, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि अगर ये सी पर है, वस्तु जो है ये सी पर है, प्रतिबिंब भी इसका सी पर ही बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा और जो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से इमेज का जो कैलकुलेशन हो रहा है, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन मैंने बताया भी आपको कि ओ डैश इमेज है, यह जो है कहां पर है, यह ओ डैश इमेज जो है यह है आपका सी पर। अगर ये सी पर है तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट सी पर लिया, इमेज का फॉर्मेशन भी सी पर हुआ, तो इस तरह से मैंने सी पर जो है कैलकुलेट कर दिया। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने जो बताया भी आपको कि ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आपके सामने कोई समस्या ना हो। आइए देखते हैं कि मैंने पहला पॉइंट बताया, जब वस्तु अनंत पर है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, अनंत पर होगा। तो अनंत पर है तो अनंत से आने वाली रेजेस फोकस से होकर के जा रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है उसमें कोई भी डिविएशन, किसी प्रकार का कोई भी डिविएशन नहीं होगा। जब किसी प्रकार का कोई डिविएशन नहीं हो रहा है तो ये कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, फोकस पर। तो आपने देखा वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। आइए दूसरा देखते हैं, यदि वस्तु अनंत और सी के बीच में है, यदि वस्तु अनंत और सी के बीच में है, उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बन रहा है, वस्तु से काफी छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, रियल बन रहा है, अपोजिट बन रहा है, स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है, इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर हो गया? आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा मैंने बताया, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, नोट करते चलिएगा आप लोग, इसको नोट करते चलिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र मीन सी, जब हमने कहा कि वस्तु सी पर है तो वक्रता केंद्र के तो ऑब्जेक्ट को ओ डैश ले रहे हैं, इमेज को आई डैश ले रहे हैं। अब हमने सी पर लिया है तो यहाँ पर जो है आप देखिए इसके पैरेलल लाइन जो है लाइट जा रही है और ये एफ से होती हुई आगे बढ़ गई और दूसरा हमने एफ से निकाला और इसके पैरेलल कर दिया। दोनों एक दूसरे को जहां पर क्रॉस कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर क्रॉस करें मेजरमेंट के अनुसार आपको वहीं बनाना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि क्रॉस कहीं और कर रहे हैं और इमेज का फॉर्मेशन आप कहीं और करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहां पर दो रेजेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जहां पर दो किरणें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होना है। क्लियर हो गया? तो अब मैंने कहा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अब ये सी पर हो गई, सी पर होने पर आपने देखा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया आई और आई डैश पर। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा। अगर हम इसका होल डिस्क्रिप्शन करें
आइए देखते हैं, जब वस्तु जो है वो सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के आकार के बराबर, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार के बराबर, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार के बराबर। और जो है कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा, अपोजिट बनेगा और वास्तविक बनेगा। रियल बनता है, अपोजिट बनता है और जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। और ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया कि यह वस्तु की स्थिति आप ऊपर देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ अपोजिट, ये अपोजिट बन रहा है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। आइए 4th पॉइंट को देखा जाए। माय डियर फ्रेंड, हम इसके 4th पॉइंट को देख रहे हैं, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग फिगर पर, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसका क्या है, ये फोकल लेंथ है एफ। अब यहाँ पर सी और एफ के बीच में है, वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच में है। और जब सी और एफ के बीच में है, ये लाइट इसके पैरेलल गई, पैरेलल से एफ से होती हुई आगे निकल गई। अब ये एफ से आ रही है और इसके पैरेलल होकर के निकल गई। अब आगे बियॉन्ड द सी, क्या, बियॉन्ड द सी, सी के पीछे, सी के पीछे, एंड लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार से बड़ी, ठीक ना। यदि वस्तु जो है सी और एफ के बीच में है, कहीं भी लिया जाए, बीच में चाहे यहाँ 1 सेंटीमीटर करके लीजिए, चाहे एफ से 1 सेंटीमीटर पीछे लीजिए, कहीं भी लीजिए, बीच का मतलब कहीं भी आप ले सकते हो। तो यहाँ कहीं भी लिया गया, तो यहाँ पर ओ डैश आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इमेज आई डैश हो गई। तो आपने देखा कि जब यहाँ पर वस्तु को सी और एफ के बीच में लिया जाएगा, वस्तु को सी और एफ के बीच में लिया जाएगा, तो इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो देखेगा, यहाँ से लाइट पैरेलल जाकर के एफ से होती हुई आगे निकल आ रही है। आपको फिगर ध्यान देंगे, यहाँ से वस्तु से होती हुई ये निकल आ रही है और यहाँ से फिर दूसरी लाइट जो जा रही है वो जो है एफ से जो है वहां पर एफ से जा रही है और ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये वस्तु से जा रही है और ये पैरेलल हो जा रही है। एक आपने देखा कि पैरेलल आ रही है तो ये एफ से जा रही है, दूसरी जो एफ से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दोनों जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। माय डियर फ्रेंड, आइए इसे लिखते हैं, इसकी साइज क्या होगी। अब इसकी साइज है, अब देखिए कि वस्तु कहां पर है, वस्तु है जब सी और एफ के बीच में। अगर वस्तु सी और एफ के बीच में है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बियॉन्ड द सी, सी के पीछे हो रहा है, लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है, लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नोट करते चलिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और सी के पीछे बनेगा, बिहाइंड द सी, सी के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे माय डियर फ्रेंड, ये आगे जो ये इमेज जो है बढ़ती जाएगी और इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। तो मैं अपने अगले फिगर में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हमारा अगला फिगर क्या बता रहा है, मैं इस फिगर में जो बता रहा हूं वो ओ डैश पर ऑब्जेक्ट है और आई डैश पर ये इमेज का फॉर्मेशन है। तो आई डैश कहां बन रहा है, बियॉन्ड द सी बन रहा है। तो आप पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। तो पोजीशन ऑफ इमेज में आपने क्या देखा कि यह प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे वक्रता केंद्र के पीछे तथा अनंतता के बीच, यहाँ पीछे चला है और अनंतता के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार से काफी बड़ा बनता है। क्लियर, वस्तु के आकार से काफी बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है हमने बताया आपको कि ये बनता। अब हम अगला पॉइंट जो बताने चल रहे हैं, आइए हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। हम अपना अगला पॉइंट बता रहे हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस पर, अब हम वस्तु को फोकस पर ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा, आइए इसका डिस्कस करते हैं। चलाइए। अब आप देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि जब वस्तु फोकस पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर है। माय डियर फ्रेंड, अब हमारा ये पांचवा फिगर चल रहा है, ये पांचवा फिगर है। अब हम वस्तु को सी और एफ पर न लेकर के सीधा एफ पर ले रहे हैं। अभी आपने देखा कि इसके पहले मैंने जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर लिया था
तो इमेज फोकस पर कैलकुलेट हो रही थी। फर्स्ट फिगर में आपने देखा कि मैंने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर लिया तो इमेज फोकस पर कैलकुलेट हो रही है। अब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर ले रहे हैं, अब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर ले रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर लिया जाएगा तो इमेज का कैलकुलेशन क्या होगा, ये देखते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जा रही है, लेकिन जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस होकर के लौट आएगी। अब आप देखिए कि ना तो ये आगे बढ़ाने पर कहीं मिलेंगे, वर्चुअली अगर इनको आगे बढ़ाए, वर्चुअली, बात पर ध्यान दीजिएगा, वर्चुअली अगर इनको आप कहीं आगे बढ़ाते हैं तो ना तो ये कहीं आगे मिलेंगे, ना तो इनको पीछे बढ़ाते हैं ना ये कहीं पीछे मिलेंगे। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। माय डियर फ्रेंड, यदि वस्तु जो है वह फोकस पर ली जाए उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, नोट करिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, इन्फिनिट पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर हो गया। अब आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर लिया है, यदि ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर लिया है तो इमेज का कैलकुलेशन जो हो रहा है माय डियर फ्रेंड, वो इमेज का कैलकुलेशन हो रहा है, इमेज का कैलकुलेशन हो रहा है वो इनफाइनाइट पर। और पोजीशन मैंने बताया इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट पर होने के साथ ही साथ मैंने बताया अनंतता पर है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा है, अनंत पर है तो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा है। ये हो गया। आइए देखते हैं, जब वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच, यहां पर माय डियर फ्रेंड ये P रहेगा और P और F के बीच, अब ऑब्जेक्ट को हम P और F के बीच ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम ऑब्जेक्ट को और करीब लेके आ रहे हैं, मिरर के और करीब लेके आ रहे हैं। यहां पर जो मिरर आप देख रहे हैं M1 M2, जो मिरर आप देख रहे हो M1 M2, इस मिरर में मैं ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में ले आ रहा हूं। F और P के अगर बीच में ले आते हैं तो F और P के बीच में ले आने पर इमेज का जो कैलकुलेशन होगा, इमेज जो बनेगी वो कहां पर बनेगी, ये देखते हैं एक एक करके। जब इसको हम इसके बीच में लेके आ रहे हैं, इसको इसके बीच में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर C से आगे बढ़ रही लाइट और आगे बढ़ती हुई जाएगी, फिर सीधे रास्ते से वापस आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यहीं तक लाइट वापस आ रही है जहां तक मिरर है। इसके बाद वर्चुअली मैंने आगे बढ़ाया है, आभासी रूप से मैंने आगे बढ़ाया है। आभासी रूप से अर्थात ये हो गया, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने स्केल को लिया है और स्केल को लेकर के इससे आभासी रूप में आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया कि यहाँ पर जो O डैश ऑब्जेक्ट है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रही है और ये फोकस से होकर के वापस आ जा रही है। फोकस से होकर के वापस आ रही है तो आप देखिए पीछे तो कहीं नहीं काट रहा है, बिहाइंड द सी ये कहीं काटता है क्योंकि बढ़ता चला जाएगा। अब आगे इसकी दूरी छोटी होती चली जा रही है और यहाँ पर ये पैरेलल थे, यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है, छोटी होती चली है। जाहिर सी बात है कहीं कहीं ये काटेगा, तो जहां पर ये काटेगा वो अनंत हो जाएगा, वो अनंत पर हो जाएगा। और यह अनंत नहीं हो रहा है तो 2C के बाद हो जाएगा, 2C डैश के बाद अपोजिट डायरेक्शन में, लेंस के मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब दर्पण, नोट करिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी, रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा वस्तु के आकार से काफी बड़ा, आभासी सीधा वस्तु के आकार से काफी बड़ा। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा वस्तु के आकार से काफी बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो इस तरह से आपने एक 6 पॉइंट आपने देखा, 6 बिंदु आज आपने देखा। 6 बिंदु में मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। एक बार मैं फिर से आपसे इन 6 पॉइंटों को डिस्कस करके सिंपली बता देना चाहता हूं। मैंने पहला पॉइंट लिया था जब वस्तु अनंत पर है, दूसरा पॉइंट लिया था जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, तीसरा पॉइंट लिया था जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर माने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तीसरा पॉइंट लिया था, चौथा पॉइंट लिया था मैंने जब वस्तु जो है
वो कहां पर होगी, वक्रता केंद्र फोकस के, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चौथा मैंने लिया जब वस्तु फोकस पर है, और छठवां मैंने लिया जब वस्तु फोकस पर है, छठवां मैंने लिया जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में है। तो वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहेगी तो इमेज का कैलकुलेशन जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे ध्यान दीजिएगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, वस्तु से काफी बड़ा बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, वस्तु से काफी बड़ा बन रहा है। इस तरह से आपने देखा कि इमेज का कैलकुलेशन हुआ। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपने आज के इस जो है YouTube के इस जो है टॉपिक पर आपने ऑब्जेक्ट और इमेज का कैलकुलेशन देखा। अब आइए थोड़ा सा हम लेंस को देख लेते हैं। फिर मैंने कहा है कि हम अपने थर्ड जो है पार्ट में, ये हमने आपसे प्रॉमिस किया है हम 4 पार्ट में ही समाप्त करेंगे, 4 पार्ट में समाप्त करेंगे, और थर्ड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारे फार्मूले रहेंगे। 4th पार्ट में जब समाप्त करने चल रहे हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर हम लेंस के विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि लेंस के विषय में यहाँ पर कैसे किस तरह से लिया जाएगा। तो लेंस के विषय में जानने से पहले मैंने आपको बताया था कि लेंस जो होता है, ये देखिएगा कि यहाँ पर लेंस को अगर हम ले रहे हैं, ये लेंस है, देखिएगा ध्यान से, ये लेंस है, इस तरह से लेंस को लिया गया। माय डियर फ्रेंड, इस बात को भी ध्यान में रखना, लेंस जितना ही पतला होगा फोकस दूरी उतना ही अधिक होगी। लेंस जितना मोटा कर देंगे फोकस दूरी उतनी ही कम हो जाएगी। लेंस सदैव पतला लिया जाता है, ना कि लेंस मोटा लिया जाता है। अगर लेंस को हम पतला लेंगे तो फोकस दूरी हमको शॉर्ट मिलेगी, जो आराम से मिल जाएगी, दूर मिलेगी, तो वहां पर इमेज का कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अगर हम इसको छोटा कर देंगे तो वहां पर इमेज का कैलकुलेशन करना आसान नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर जो भी ले रहे हैं, जो भी लेंस ले रहे हैं, आप देखिए मैंने लेंस को लिया है, एक पतले लेंस को लिया है, और पतले लेंस को लिया है। लेंस का यह भाग जो आप देख रहे हो, इस लेंस को जो है आपने देखा, इस लेंस का ये सेंटर होता है, इस लेंस का ये सेंटर होता है, और इस सेंटर को आप ध्यान से देखिएगा तो अभी समझ में आ जाएगा। इस लेंस का ये सेंटर पार्ट हो गया। इस सेंटर पार्ट को मैंने जो है O का दिया, या इसको हम P कह देते हैं, O बोलते हैं या फिर P बोलते हैं। ऑप्टिक सेंटर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, O बोलेंगे। ऑप्टिक सेंटर प्रकाशिक केंद्र है या लेंस का केंद्र है, इसलिए इसका सेंटर है ना, इसलिए इसको हम O बोलेंगे। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर जो O बोला जा रहा है, O बोलने की कंडीशन में इस तरह से जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है द्विउत्तल लेंस। इधर भी उभरा हुआ तल है, इधर भी उभरा हुआ तल, द्विउत्तल लेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, द्विउत्तल लेंस, या उत्तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या है ये, बाई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ उभरा हुआ तल है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस या द्विउत्तल लेंस। नोट करते चलिएगा। दूसरा देखिएगा, अब मैं दूसरा लेंस बना रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दूसरा लेंस ये बना रहे हैं, ये जो है ये दूसरा लेंस बन रहा है। एक साइड पूरी प्लेन है और दूसरी साइड में आप देख रहे हो कि ये देखिएगा ये उभरा हुआ है। एक साइड प्लेन है, दूसरी साइड उभरी हुई है। एक साइड पूरी प्लेन, दूसरी साइड उभरी हुई है, तो इसको कहा जाता है समतल उत्तल लेंस। एक साइड समतल है, दूसरी साइड उभरी हुई है, इसको बोला जाएगा समतल उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, समतल उत्तल लेंस। इस बात को ध्यान में रखिएगा, समतल उत्तल लेंस बोलेंगे इसको। समतल उत्तल लेंस को, समतल उत्तल लेंस को अगर ये देखा जाए कि समतल उत्तल लेंस को कहा जाता है प्लेन कॉन्केव लेंस। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। इसको नोट करिएगा, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस या प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा। अब आप देखेंगे प्लेन कॉन्वेक्स लेंस हम बोल रहे हैं इसको, तो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बोला है LENS, आप देख रहे हो ना, LENS, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, समतल उत्तल लेंस हो गया है। समझ आया, एक हो गया। द्विउत्तल लेंस को कहा गया बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला गया, बाई कॉन्वेक्स लेंस, यहां भी लिख दे रहे हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और दूसरा हो गया प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। अब हम तीसरा बताने चल रहे हैं, आपको तीसरा लेंस बताने चल रहे हैं, अवतलोत्तल लेंस। क्या, अवतलोत्तल लेंस। यहां देखिएगा
इस तरह का लेंस हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का लेंस हो रहा है, इस तरह का लेंस हो रहा है। तो यहां पर इस तरह का लेंस हो रहा है, इस तरह से यहां पर आप देखेंगे इस तरह का लेंस हो रहा है। अभी देखिए दोनों तल, एक तल ये धंसा हुआ है, एक तल ये उभरा हुआ है, एक तल धंसा हुआ, एक तल हुआ है। इसको कहा जाएगा कॉनकेव, इसको कहा जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो 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 कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर आप देखेंगे इसको बोला जाएगा अवतल उत्तल लेंस। क्या बोला जाएगा? अवतलोत्तल। क्या बोला जाएगा? अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, इसको अवतलोत्तल लेंस बोला जाएगा। इंग्लिश बोलेंगे जो है कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह से आपने देखा हमने 3 टाइप्स ऑफ लेंस बताया है। ये उत्तल लेंस के विषय में बताया है। अब आइए अवतल लेंस के विषय में देखा जाए। अवतल लेंस के विषय में देखा जाए, यहां पर देखिएगा ये उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल है, उत्तल लेंस है। अब हम यहां पर नीचे अवतल लेंस ले रहे हैं, अवतल लेंस ले रहे हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस में यहां पर आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये अवतल लेंस में आइए, यहां पर आप देखिए ये अवतल लेंस हो गया। अब अवतल लेंस में आप देख रहे हो, अवतल लेंस में आप देख रहे हो इस तरह की कंडीशन आ रही है। अवतल लेंस में इस तरह की कंडीशन आ रही है, इस तरह की कंडीशन आ रही है अवतल लेंस में। अब यहां पर दोनों साइड बीच में धसे हुए हैं, तो इसको कहा जाएगा द्वि-अवतल लेंस। क्या बोलते हैं इसको? द्वि-अवतल लेंस। क्या बोलते हैं इसको? द्वि-अवतल लेंस, बाई-कॉनकेवो लेंस। क्या बोलेंगे? बाई-कॉनकेवो लेंस। कॉन्वेक्स नहीं, ये कॉनकेव है, बाई-कॉनकेवो लेंस, बाई-कॉनकेवो लेंस। इसको कहा बाई-कॉनकेवो लेंस। अवतल लेंस में पहला लेंस हो गया, जिसको कहा गया द्वि-अवतल लेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं द्वि-अवतल, द्वि-अवतल लेंस, इसको बोलेंगे द्वि-अवतल लेंस। अब यहां पर देखिएगा समतल अवतल लेंस कैसे बना रहे हैं। इसका दूसरा प्रकार होता है प्लेन कॉनकेव लेंस। ये देखिएगा दूसरा तलिया हो गया, फिर इस तरह से आगे आ रहा है, इस तरह से आगे आ रहा है, ये हो गया प्लेन कॉनकेव लेंस। क्या हो गया? प्लेन कॉनकेव लेंस। इसको लिखते हैं प्लेन कॉनकेव लेंस। तो यहां पर आपने देखा प्लेन कॉनकेव लेंस आ गया, समतल हो गया, एक तल इसका समतल है। अभी आप देख रहे हैं समतल हो गया, समतल होने के साथ साथ एक तल इसका धंसा हुआ है, समतल अवतल लेंस हो गया। क्या हो गया? समतल अवतल लेंस हो गया। और इसका तीसरा जो है वह है उत्तलावतल लेंस। क्या है? उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस में देखिएगा उत्तलावतल लेंस कैसे बन रहा है, आप देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये भाग बहुत हल्का सा उठा हुआ होता है, बहुत हल्का सा उठा हुआ होता है ऐसे, और यहां पर देखिए ये भाग इस तरह से धंसा हुआ है, ये देखिएगा, ये भाग इसका धंसा हुआ है, बीच में ये सकरा हो गया कि नहीं हो गया, इसको कहा जाएगा उत्तलावतल लेंस। क्या बोलेंगे? उत्तलावतल। क्या बोलेंगे? उत्तलावतल, उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। ये हो गया उत्तलावतल लेंस। और उत्तलावतल लेंस में अब इसको हम कहेंगे, उत्तलावतल लेंस को हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो यहां पर आप देखेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, उत्तलावतल लेंस। इस तरह से लेंस की मैंने 6 कैटेगरी को आपको बताया। अब यहां पर आपने देखा ये जो है इसमें दोनों तल भरे हुए थे, इसलिए इसको हमने कहा द्वि-उत्तल लेंस। यहाँ पर जो है समतल उत्तल लेंस, यहाँ पर अवतल उत्तल लेंस। यहाँ पर आइए तो उत्तल लेंस के 3 पार्ट मैंने बता दिए। अवतल लेंस में देखिएगा द्वि-अवतल लेंस, दोनों तरफ से धंसा हुआ है, और द्वि-अवतल लेंस बोला गया, जिसको कहा गया बाई-कॉनकेव लेंस। और ये समतल अवतल है, समतल अवतल लेंस है, जिसको कहा गया प्लेन कॉनकेव लेंस। और यहाँ पर है उत्तलावतल लेंस, इसको कहा गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गया? तो यही लेंस के कितने प्रकार हो गए? 6।
3 अवतल, 3 उत्तल के हो गए और 3 अवतल के हो गए। क्लियर हो गया। अब आइए एक छोटे से पॉइंट पर डिस्कस किया जाए। अब हमें आपको जो है क्या देना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये लेंस के ये 6 पार्ट हो गए, 6 टाइप्स हो गए, 6 टाइप्स ऑफ लेंस हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैंने मिरर को पूरा कंप्लीट किया है। फार्मूला अभी नहीं, फार्मूला हमारा थर्ड स्टेप पे, थर्ड लेक्चर में चलेगा। चूंकि आज जो है हम आपको एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरह से इसको समझते रहिएगा और इसके फिगर को बना करके नाम वगैरह सब नोट करिएगा। अब हम आपको बताएंगे उत्तल लेंस द्वारा अभिसारी और अपसारी क्रिया क्या होती है। जो है वो अभिसारी और अपसारी क्रिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंटरमीडिएट के बच्चों से पूछा जाता है। इंटरमीडिएट के फाइनल में यह है कि अभिसारी और अपसारी क्रिया क्या होती है। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम आपको बताएंगे कि अभिसारी क्रिया क्या होती है और अपसारी क्रिया क्या होती है। तो अभिसारी और अपसारी में आप लोगों को ध्यान देना होता है कि जो है अभिसारी और अपसारी, अभिसारी अपसारी। अभिसारी मतलब होता है जब किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है। ये देखिएगा आप लोग, अगर हम उत्तल लेंस इस तरह से ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस को इस तरह से ले रहे हैं और इसकी एक जो ये निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया और यहाँ से ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर इसका ये फोकस हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका ये फोकस हो गया। जितनी भी रेजेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, सब इसी फोकस से होकर के निकल जाएंगी। जो भी रेज आएगी, ध्यान दीजिएगा, चाहे जहां से आएगी, सब इसी फोकस से ही होकर किसको जाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इधर से भी आप लेके जा रहे हो, यहां से भी आप फोकस से होकर निकाल दो। इस साइड से आप लेके जा रहे हो, यहां से भी आप इसको फोकस से होकर के निकाल दो। इस तरह से, सही, इस तरह से आप फोकस से होकर के निकाल दो। तो आपने देखा कि ये फोकस से ही होकर के जा रही है। यह प्रकार जो आपने देख रहे हो, जो टाइप्स आप देख रहे हो, इस टाइप्स में आपने क्या देखा, ये पोल जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इस साइड में आप क्या देख रहे हो, लेंस से जो जितने भी निर्गत किरणें हैं, लेंस से जितनी भी निर्गत किरणें बेंड हो गई। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं पूछूं कि बेंड क्यों हो गई, तो इसके लिए आपके पास एक टॉपिक मैंने पहले बताया है। जब कोई रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अपने नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाएगी। यहाँ भी नॉर्मल की साइड में बेंड हो रही है, यहाँ भी नॉर्मल की साइड में बेंड हो रही है। बेंड होकर के कहां पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। तो अनंत से आने वाली किरणें लेंस से जो है, अब यहाँ पर जो है परावर्तन नहीं कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के उपरांत फोकस पर मिलती है। जो क्रिया जो है अभिसारी क्रिया कही जाएगी, जो क्रिया अभिसारी क्रिया कही जाएगी, इसको हम अभिसारी का नाम देंगे। आइए देखते हैं अपसारी। ये हाई स्कूल में भी बहुत ही क्लियर कर दिया गया है और इंटरमीडिएट के फिजिक्स के लाइट में, ऑप्टिक्स में एकदम क्लियर कट करके दिया गया है कि अभिसारी क्रिया वो होती है, अभिसारी वह होता है जो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जितनी भी रेजेस आएंगी, उन सारी की सारी रेजेस को एक फोकस पर जो है सेंट्रलाइज करेगा, सारी की सारी किरणों को फोकस पर केंद्रित करेगा। इस तरह से फोकस पर केंद्रित कर देते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा अपसारी क्रिया। आइए देखते हैं अपसारी क्रिया। देखिएगा, यहाँ पर मैं अवतल लेंस ले रहा हूं, यहाँ पर अवतल लेंस ले रहा हूं और अवतल लेंस लेने के पश्चात ये देखिएगा, अवतल लेंस ले रहे हैं और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं। अब ये जो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, जो भी रेज यहाँ पर जा रही है, ये सब डिविएट हो जा रही है, यहाँ पर चली गई। अब ये इनको पीछे की साइड में स्ट्रेट ही लाइन में आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने मन से आप आगे नहीं बढ़ाना है। स्ट्रेट लाइन में आपके पास ये देखिएगा स्केल होगी, स्केल को ऐसे लगाइए, स्केल को लगा करके इसी के एकदम पैरेलल आप बढ़ा दीजिए। ऐसे आपने बढ़ाया इसको इस तरह से, ये देखिएगा। और ठीक दूसरा आप देख रहे हैं, यहां से जो रेज आ रही है, अब यहां पर भी एक पावर ऑफ एक्सपेंशन यहां पर भी हो जाएगा। अब यहां पर भी देखिएगा पावर ऑफ एक्सपेंशन यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी पावर ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है। तो जो इस तरह से किरणें निकल रही डॉट डॉट करके, ये आभासी किरणें हैं और ये वास्तविक हैं। अर्थात ये लेंस से निकल करके सीधा इस तरह से आगे बढ़ जा रही है, ये लेंस से जा रहे हैं सीधा आगे बढ़ जा रही हैं। यहाँ पर लेंस क्या कर रहा है,
इन किरणों को जो है ये फैला दे रहा है। क्या कर रहा है? इनको फैला दे रहा है। अगली रेज आप देखिएगा इस तरह से निकल गई है, ये आई यहाँ पर, और यहाँ से आप देखिएगा इसको ये फैला दे रहा है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको ये फैला दे रहा है इस तरह से, ये देखिएगा ये। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है आसानी पूर्वक ये फैल जा रहे हैं। यहाँ पर डॉट डॉट कर पीछे आ रहा है, ये फैल जा रहा है। किरणें क्या हो रहे हैं? एक्सपेंड कर रहा है, फैल जा रहे हैं। पावर ऑफ एक्सपेंशन इसमें बढ़ जा रहा है। सेम एज लाइक यहां से भी आप देखिए, यहां से भी आप देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा सारे पॉइंट्स। यहां पर आप देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आ जाएंगे। ये देखिएगा, तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर भी ये किरणें आ रही हैं और यहां से ये फैला दे रहा है इनको। तो ये फैलाने का गुण जो है ये अभिसारी है, तो ये अपसारी है। इसको अभिसारी बोला जाएगा, अभिसारी बोला जाएगा, और इसको अपसारी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अपसारी बोला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपके सामने दो टॉपिक आज हमने क्लियर कर दिया कि अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। तो अपसारी का भी प्रक्रम मैंने बता दिया, अपसारी का भी प्रक्रम बता दिया। इस तरह से मैं एट लास्ट आपको सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और खास करके अपने YouTube चैनल पर अपने बच्चे की फोटो अपलोड कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा लड़का आशीष खालको जो है, जिसने ITI पहले ही अटेम्प्ट में ITI को जो है ये सॉरी IIT को इसने पहले ही अटेम्प्ट में, IIT को पहले अटेम्प्ट में इसने पास कर लिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम दिया और ये जो है IIT को पास कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग मेरे चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करना चाहें उतना ज्यादा लाइक करिए, और जितने मैं लेक्चर दे रहा हर लेक्चर पर आप लोग नोट बनाते चलिए। मैं ये चाहता हूं कि हमारा एक नहीं कई आशीष खालको जैसे बच्चे जो हों। एक लड़का आज हमारा IIT में निकला हुआ है, तो मैं ये चाहता हूं इन फ्यूचर हमारे कई लड़के IIT में निकले। तो ये ऐसे लड़के हैं जो हमेशा हमसे लगातार जुड़े रहे हैं और हमेशा जो है इनका अच्छा परफॉर्मेंस आता रहा है। आज के भी पेपर में आप लोग देख लीजिएगा, हर पेपर में निकला हुआ है, और उसके साथ ही साथ देखिए मैं इसकी फोटो भी अपने जो है चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और इसके साथ मैं यहाँ का जो इसका फिगर है, जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को हम आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे, आगे समझाएंगे। और इस जो है जितने भी ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा, ध्यान दीजिएगा। आज का लेक्चर जो मैंने दिया है ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में ओनली हम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताएंगे, पार्ट 3 में इसका जो है न्यूमेरिकल के फार्मूले बताएंगे, कौन कौन से फार्मूले होते हैं। और इसके बाद के स्थिति में हम आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, और जो है हमारा क्वेश्चन फंसा हुआ रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने जो है हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, वो हमारे चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने आज इसी चैनल और इसी जो है लेक्चर के साथ अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं, और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।